हाय स्टूडेंट्स, अपनी जेई नीट वन शॉट रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर के साथ अपना बड़ा ही लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। बड़ी फील आती है जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ता है, क्या मैकेनिज्म है, कार्बोकेटायन है, ट्रांजिशन स्टेट है, पर क्वेश्चंस करने के टाइम पे उतनी हवा निकल भी जाती है। क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ में आता कि कौन सा मैकेनिज्म कहाँ पे यूज करना है। तो आपकी अब ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होने वाली है इन दिस वीडियो। नॉट जस्ट मैकेनिज्म, आप उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। आप ये बता पाओगे कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें से मेजर कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा ज्यादा सूटेबल है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, या फिर रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। ये सारी चीजें बता पाओगे आप। और एनसीईआरटी आपको बहुत डुएबल लगेगी इसके बाद। इनफैक्ट मैंने सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को, सारी रिएक्शंस को इस वीडियो में इंक्लूड ही कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बहुत ही आराम से कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वार्म अप के लिए इसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस देखते हैं, स्टार्टिंग विद लुकास रिएजेंट। देखो, जितनी भी अल्कोहल से हैलाइड वाली रिएक्शंस हैं उसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर रहे हैं। हमने OH को रिमूव कर देना है और यहाँ पे हैलोजन लगा देना है, इन दिस केस क्लोराइड। HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन इज योर लुकास रिएजेंट। और इसमें जो रिएक्शन कंप्लीट जब हो जाएगा, ये जो RCl बनेगा ये सॉल्यूशन को टर्बिड बना देगा। याद है जैसे हम बोलते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है भाई CO2 पास करके, वो इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है विच इज इनसॉल्युबल। वैसे यहाँ पे भी ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और RCl उसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, जो कि उसको मिल्कीनेस या टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये चेंज आंख से विजिबल है तो हम इसको लैब में एक टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का डिग्री कैसे बता पाता है? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी का रेट क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर आपने कोई 3 डिग्री अल्कोहल लिया, उसके साथ लुकास डाल दिया, तो फिर ये टर्बिडिटी देगा आपको, विद इन 1-2 मिनट्स रिएक्शन दे देगा। और अगर सेकेंडरी ले रहे हो, सेकेंडरी के साथ जब लुकास डालोगे तो आपको कम से कम 3-4 घंटा लग जाएगा रिएक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली। अगर ज्यादा अच्छा है तो 2-3 घंटा। लेकिन अगर 1 डिग्री ले रहे हो तो उसके साथ तो 1-2 दिन भी लैब में बैठे रहो, कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला है जब तक आप इसको हीट नहीं करोगे। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करके कि टर्बिडिटी कितने टाइम बाद मिल रहा है आपको, आप बता सकते हो कि अल्कोहल का डिग्री क्या है। ये हुआ पहला मेथड। बाकी के मेथड सिंपल है। फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड डालने, आपको सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। OH निकल जाएगा, X लग जाएगा। बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे पर मेन प्रोडक्ट, मेन जो एक्शन हो रहा है वो सेम हो रहा है। OH का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाय हैलाइड। ये जो मेथड्स हैं PX3 और PX5 को डायरेक्टली डालना, ये क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आयोडाइड बनाना है आपको या इवन ब्रोमाइड के लिए, एक बेटर मेथड है कि आप इन हैलाइड्स को इन सीतु बनाओ, यानी कि रिएक्शन के दौरान ही बनाओ। बना बनाया रिएजेंट मत डालो, आप रिएक्शन के दौरान इस रिएजेंट को बनाओ। वो कैसे? रेड फॉस्फोरस और हैलोजन मॉलिक्यूल डाल के। एक्शन फिर से सेम होगा। और लास्ट रिएक्शन आता है जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ क्लोराइड के लिए ही यूजफुल है और बहुत यूजफुल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन। बहुत यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें SO2 और HCl दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने उड़ जाना है और आपको RCl एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा। सेपरेशन टेक्निक्स नहीं यूज करनी पड़ेंगी आपको प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये हुए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। और देखते हैं नेक्स्ट आपके पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ये क्यों यूज करने पड़ते हैं आपको? क्योंकि जनरली आपके जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं हैलाइड्स के लिए, वो क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए ज्यादा काम करते हैं। जरा देख के बताओ, मुझे सोच के बताओ। हाइड्रोकार्बन्स वाली वीडियो में हमने 3 रिएक्शंस पढ़े थे जहां से हम हाइड्रोकार्बन्स को हैलाइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। सोच के बताओ कौन सी वो 3 रिएक्शंस है। और वो तीनों में ही क्लोराइड ब्रोमाइड बनता है, फ्लोराइड आयोडाइड नहीं बनता। तो ठीक है भाई, हम सिंपल तरीका यूज करेंगे, हम क्लोराइड ब्रोमाइड बना लेंगे और उसमें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस यूज करके उसको फ्लोराइड और आयोडाइड में कन्वर्ट कर देंगे। और उसमें पहला रिएक्शन आता है आपका एसीटोन की प्रेजेंस में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का। एसीटोन की प्रेजेंस में हैलाइड ले लो, NaI डालो, उस पर एक्सचेंज हो जाएगा दोनों के बीच में। और ये ड्राई एसीटोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें? क्योंकि ये NaX इसके अंदर इनसॉल्युबल होता है और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और इसके बारे में ली चैटलियर भाई साहब ने हमें पहले सिखा रखा है इक्विलिब्रियम में
कि भाई अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिमूव करते रहोगे तो फिर रिएक्शन आगे भागेगा। इसीलिए एसीटोन इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में ड्राइव करता है, इस पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में हेल्प करता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये आयोडाइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है। इसी का छोटा भाई एजीएफ डाल के हम फ्लोराइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। एजीएफ की जगह पे आप बाकी के और सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हो। इसमें भी सेम चीज होगी, दिस विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट, और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये हो गया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। अब हम देखते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स को कैसे सिंथेसाइज करना है। पहला मेथड तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम बेंजीन लेंगे, हैलोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड जनरली आयरन लिया जाता है, पर हम एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं। इसका भी रिएक्शन दिखाऊंगी मैं अभी आपको। अच्छा, अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड ले लिया, जैसे सपोज यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो क्योंकि ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर कभी ऐसा हो तो पैरा प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेजर, और इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि भाई यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है पैरा वाला, तो इसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी। ये तब है जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पे अगर हमने CH3 लगाया तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये EAS को बढ़ाएगा और इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अगर आप क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हो और आपने इसको एक्सेस में ले रखा है, तो सिर्फ एक नहीं, सारे 6 के 6 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसका की नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसी के साथ मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, जब आप एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पे यूवी लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करोगे, तो देखो प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है। इस बार टकला रिंग बन रहा है अपने पास यहाँ पे, नो डबल बॉन्ड्स, ध्यान रखो इस बात का। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोनों रिएक्शंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने हाइड्रोजन्स को रिमूव किया और क्लोरीन लगा दिया। नीचे वाला जो रिएक्शन है, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। आप डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ऐड कर दे रहे हो, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके क्लोरीन क्लोरीन ऐड कर दे रहे हो। सो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। एक सब्स्टिट्यूशन है और एक एडिशन है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके ऊपर। कॉमन नेम याद रखना है इसका, कॉमन नेम है गैमेक्सेन। ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। चलो अगला मेथड क्या है? अगला मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कब होता है? जब आप डायazonium के ऊपर CO2X2 डालो, पर ये सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए चलता है। और डायazonium कैसे बनाते हैं हम? NaNO2 + HX, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, और एनालीन के ऊपर होता है ये। अगर आप CO2X2 कर रहे हो तो फिर इसको सैंडमेयर बोलोगे, पर ये सिर्फ क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए चलता है। तो फ्लोराइड और आयोडाइड के लिए क्या चलेगा? इसके ऊपर Ki डाल दोगे तो आयोडाइड बनेगा, HbF4 डालोगे तो फ्लोराइड बनेगा। ये दोनों सैंडमेयर नहीं है, सैंडमेयर सिर्फ यही है। तो ये हुआ आपका एरोमेटिक हैलाइड्स को बनाने का तरीका। आगे चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर चल रहे हैं हम, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन आता है वुड्स। वुड्स के साथ बाकी के मिलते जुलते और रिएक्शंस भी हैं जिनको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। वुड्स रिएक्शन को हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें एल्काइल हैलाइड्स कपल करके आपस में एल्केन्स जनरेट करते हैं। वुड्स रिएक्शन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट अ सूटेबल मेथड, क्योंकि इसके साथ दो मुफ्त में मिलेंगे। मतलब मान लो अगर मैं ये और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड जनरेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लेने पड़ेंगे। तो इसके साथ एक क्रॉस कपलिंग वाला प्रोडक्ट, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका सेल्फ कपलिंग और इसका सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट भी मिलेंगे मुझे। तो फिर ये तो खिचड़ी पक गई है, कुछ भी काम का नहीं रहा। इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है।
तो इसीलिए ये और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स को जनरेट करने के लिए एक यूजफुल मेथड नहीं है। ये हुआ आपका वुड्स रिएक्शन, जिसमें आपने RX और RX को आपस में कपल किया, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स की कपलिंग से एल्केन जनरेट कर रहे हो। एक दूसरा रिएक्शन होता है जिसमें आप अराइल हैलाइड्स को कपल करते हो, जैसे कि यहां पे डाइफिनाइल बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिग रिएक्शन। और फिर जब दोनों भाई मिल गए आपस में, एल्काइल और अराइल का जब आप कपलिंग करते हो, तो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूटेड अराइल कंपाउंड्स मिलेंगे, और इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स फिटिग। नाम फिर से बता रही हूं, एक हो गया वुड्स रिएक्शन, ये हो गया फिटिग रिएक्शन, और तीसरा हो गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये हुआ आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स। अब आते हैं अपने हार्ट ऑफ दिस चैप्टर के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें हैलाइड में डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे अट्रैक्ट होगा, ये रिएक्शन किस टाइप का दिखा सकता है? पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और इसकी दो मैकेनिज्म्स हैं, SN1 SN2। न्यूक्लियोफाइल किस तरीके का है, सॉल्वेंट कंडीशंस किस तरीके की हैं, आपका सबस्ट्रेट किस तरीके का है, ये सब चीजें मिलके डिसाइड करेंगी कि मैकेनिज्म SN1 जाएगा या SN2 जाएगा। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। पहले हम इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली इनके फीचर्स को स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग विद SN2, ये आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल इस sp3 कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा, दिस अटैक विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जिधर भी है, एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। ये एक ही स्टेप में होने वाला पूरा मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से आना शुरू हुआ और लीविंग ग्रुप दूसरी तरफ से जाना शुरू होगा, और फिर फाइनली लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस सब्स्टिट्यूशन हैपेंस। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मैकेनिज्म है ये। तो इस पूरे में हमें सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, एक ही स्टेप में हो रहा है। रिएक्टेंट है, फाइनली प्रोडक्ट है। आप सिर्फ इसका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का ट्रांजिशन देख सकते हो थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट की खास बात देखो, ये वो स्टेट है जब न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, लीविंग ग्रुप के साथ पूरी तरीके से बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, और ये जो तीनों बॉन्ड्स की छतरी इस तरफ खुली थी, अब ये सीधी हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो पहले sp3 थी इस कार्बन के लिए, वो अब sp2 हो गई है, फाइनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जिसमें छतरी आपकी पूरी उल्टी हो गई है। पहले ऐसी थी छतरी इन तीनों बॉन्ड्स की, लीविंग ग्रुप को छोड़ दो, बाकी के तीनों बॉन्ड्स को देखो, इन तीनों बॉन्ड्स की छतरी पहले कुछ इस तरीके की थी, अब यहां पे छतरी किस तरीके की है, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। इस छतरी की इन्वर्जन को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। देखो लीविंग ग्रुप निकल चुका है, अभी न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वापस से sp3 हो चुकी है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो चुका है। तो वॉल्डन इन्वर्जन के बारे में दो तीन चीजें बताऊंगी मैं आपको यहां पे। वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब ये नहीं है नेसेसरीली कि R से S का कन्वर्जन होगा या S से R का कन्वर्जन होगा। R और S कन्फिगरेशंस लिखते हैं ना, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि R से S तक का कन्वर्जन होगा। वो तभी होगा जब सबसे पहली चीज तो कार्बन ये वाला कायरल होना चाहिए, यानी कि इसके चारों बॉन्ड्स R1, R2, R3 लीविंग ग्रुप, ये चारों डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी बात, R से S तक का कन्वर्जन या फिर S से R तक का कन्वर्जन, यानी कन्फिगरेशन कंप्लीटली ऑपोजिट, तभी होगी जब
लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का सेम प्रायोरिटी होगा। प्रायोरिटी याद है ना, CIG रूल्स वाला जो हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, कायरल कार्बन के साथ जुड़े सारे ग्रुप्स को फिशर बना के जब हम प्रायोरिटीज असाइन करते हैं फिर R और S जनरेट करते हैं, तो दैट इज प्रायोरिटी। तो अगर ये दोनों सेम प्रायोरिटी वाले होंगे तभी इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा कि भाई कॉन्फ़िगरेशन पूरी ऑपोजिट हो गई, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है कि R से S हो। तो वॉल्डन इन्वर्जन का सिंपली मतलब ये है कि भाई छतरी तुम्हारी उल्टी हो जाने वाली है, पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि नहीं होगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज योर SN2, सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल देखें तो देखो एक ही स्टेप में हो रहा है ये पूरा रिएक्शन, ये पूरा एक ही स्टेप में है। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको देना पड़ेगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट है जो हाईएस्ट एनर्जी वाला पॉइंट है, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, हैलाइड के ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इसकी रिएक्टिविटी को, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर एल्काइल हैलाइड वाला कार्बन जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना है वो क्राउडेड है तो रेट उतना ही कम होता जाएगा। अगर फ्री है, छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हैं, अच्छे से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो रेट बढ़ जाएगा। इसलिए देखो मिथाइल का रेट सबसे ज्यादा है, मिथाइल हैलाइड। तीनों का क्या है, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 3 डिग्री तो इतना कम है कि इनफैक्ट इसके ऊपर SN2 होता ही नहीं है, एब्सोल्युटली 0 SN2। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये वाले जो दोनों हैं, अलाइलिक पोजीशन वाला एंड बेंजाइलिक पोजीशन वाला, ये किस वजह से हैं? ये अपने दूसरे फैक्टर की वजह से हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो SN2 का रेट बढ़ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप RO लगा रहे हो तो ये मिथाइल से भी ज्यादा हो गया, अगर आपने RC डबल बॉन्ड O लगा दिया तो ये मिथाइल से और ज्यादा हो गया। तो 2 फैक्टर्स SN2 के लिए, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सॉल्वेंट आपको चाहिए पोलर एप्रोटिक। सॉल्वेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर तो मतलब भाई जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, और पोलर का मतलब हुआ जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 है। पर पोलर में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोटिक और दूसरा होता है एप्रोटिक। प्रोटिक के अंदर H+ रिलीज हो सकता है, जैसे कि पानी, जैसे कि अमोनिया, ये सब H+ के सोर्सेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। एप्रोटिक के अंदर कंपाउंड में पोलैरिटी तो है लेकिन इसमें H+ रिलीज नहीं हो सकता, जैसे कि DMSO। DMSO देखा आपने, बहुत बार रिएक्शंस के साथ लिखा हुआ देखा होगा। DMSO होता है सल्फर के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स और सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड हो। एक होता है DMF, N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो इस तरीके से एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में पोलैरिटी तो होगी लेकिन उसमें H+ रिलीज नहीं हो सकता। तो SN2 के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक। अगर आपने पोलर प्रोटिक ले लिया ना तो वो न्यूक्लियोफाइल को इतना स्टेबल बना देगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करने जाएगा, तो SN2 का रेट कम हो जाएगा। और लास्ट, वॉल्डन इन्वर्जन में फिर से याद दिला रही हूं आपको, R से S का कन्वर्जन नेसेसरी नहीं है, छतरी उल्टी हो गई बस। R से S कन्वर्जन कब होगा? जब कार्बन कायरल हो और साथ में प्रायोरिटी ऑफ लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इज सेम। और लास्ट, ये जो तीनों टाइप के हैलाइड्स हैं, विनाइलिक, फिनाइलिक और ब्रिजहेड, इन तीनों के ऊपर कोई भी मैकेनिज्म नहीं चलता। SN1, SN2, E1, E2 चारों में से कुछ नहीं चलेगा इसके ऊपर, तो इसको याद रखना। अब चलते हैं अपनी दूसरी मैकेनिज्म पे, दैट इज SN1। SN1 में क्या होगा? आपके पास एल्काइल हैलाइड है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक अभी नहीं करेगा, वो पहले वेट करेगा कि लीविंग ग्रुप निकले, और क्योंकि इसको वेट करना है तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी लो होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी हाई। तो आपको एक वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेना है। H2O, ROH, NH3, RNH2, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपको देंगे कि RNH2 है मेरे पास, इसका मैंने रिएक्शन कराया किसी हैलाइड के साथ, तो कितने मोल RNH2 ऐड हो सकता है, कितने मोल RNH2 इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो देखो NH2 क्या करेगा, पहले स्टेप में इसने अटैक किया, हैलोजन को निकाल दिया, तो ये बन गया आपके पास RNH, ये R डैश था, और साथ में लीविंग ग्रुप निकल गया बाहर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। पर अभी ये फिर से अटैक करेगा, एक और मोल RX के ऊपर ये अटैक करेगा, तो एक और ऐड हो जाएगा, तो ये एक टर्शरी अमाइन बन गया। अब आपको लगेगा कि चलो ठीक है, यहां पे आके रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी है, वो एक और मोल के ऊपर अटैक करेगा। इस बार सब्स्टिट्यूशन नहीं, इस बार एडिशन देगा, इस बार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक R ग्रुप ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो कितने मोल X माइनस निकला, लीविंग ग्रुप ये पहले स्टेप में एक निकला था, ये दूसरे स्टेप में एक निकलेगा, और ये तीसरे स्टेप में भी एक निकलेगा। कितने मोल RNH2 यूज हुआ, पहले स्टेप में एक यूज हुआ, दूसरे स्टेप में नहीं यूज हुआ, नाइट्रोजन जो बना था उसी ने अटैक कर दिया। तो लीविंग ग्रुप के 3 मोल बाहर निकल रहे हैं। 3 बार इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरी बार एडिशन रिएक्शन दिया, और ये एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। ये मैं अभी क्यों बता रही हूं आपको, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक बेस्ड हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो वो तब डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को याद रखना, कभी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है तो वो तब तक अटैक करते जाएगा जब तक कि उसका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बन जाता। इसको हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो SN1 पे वापस आ रही हूं मैं। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, न्यूक्लियोफाइल ने वेट किया, पहले लीविंग ग्रुप जाएगा तो वो अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को वीक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो जैसे ही लीविंग ग्रुप निकला, लीविंग ग्रुप निकलते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2, और यहां पे एक कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। खाली है ये p ऑर्बिटल, पहले हाइब्रिडाइज था, लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना हुआ था, अब ये खाली हो गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो, जैसे ही कार्बोकेटायन बना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होते ही, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन कंक्लूड? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। भाई जितना स्टेबल तुमने कार्बोकेटायन बना दिया, उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। कार्बोकेटायन है तो वो रीअरेंज भी हो सकता है, जब तक वो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाएगा। पर एवरी सीढ़ी शुड बी हायर देन द प्रीवियस सीढ़ी। सीढ़ी ऊपर ही चढ़ते हो ना, ऐसे नहीं ना एक ऊपर चढ़ गए एक नीचे चढ़ गए, ऊपर एक, हर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी स्टेप वाइज तब तक होगा जब तक उसको हर स्टेप में एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। मान लो पहले प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी हो रहा है, फिर टर्शरी हो रहा है, या फिर एक बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरीके से जब तक वो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो रीअरेंज होगा, पर प्रोवाइडेड हर स्टेप में उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। कार्बोकेटायन से ये चीजें कंक्लूड कर सकते हैं हम। और क्या हो सकता है कार्बोकेटायन से? एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है यहां पे। अब कार्बोकेटायन ठहरा sp2 यानी कि प्लेनर। ये कार्बोकेटायन अगर प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इस प्लेन के इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, इस प्लेन के उस तरफ से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट की छतरी है वो ऐसी भी हो सकती है और वो ऐसी भी हो सकती है।
यानी कि आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है। इन्वर्टेड कब होगा? जब लीविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। रिटेंशन कब होगा? जब लीविंग ग्रुप की सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो इधर अपन लिख देते हैं ये है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इधर है आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। जब भी आपके पास कोई प्लेनर स्पीशी हो एंड अटैक ऑन द प्लेनर स्पीशी दोनों तरफ से पॉसिबल हो, तो इट गिव्स राइज टू रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है? कि भाई रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, पॉसिबिलिटी है रेसिमिक मिक्सचर बनने की। जैसे इधर से करोगे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इधर से करोगे तो रिटेंशन प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी है रेसिमिक मिक्सचर बनने की। पर इसमें ना रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं, क्योंकि लीविंग ग्रुप इस तरफ रिपल्जन कॉज कर रहा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां से अटैक करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो इसीलिए ये एक पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर बनता है जिसमें इन्वर्जन का कंटेंट रिटेंशन से ज्यादा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का यहां से अटैक रिटेंशन वाले से ज्यादा होगा। इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन SN1 में। प्लेनर कार्बोकेटाइन बना था, अटैक दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन एक तरफ से ज्यादा हो रहा है, इन्वर्जन वाले से ज्यादा हो रहा है, रिटेंशन वाले से कम हो रहा है। समझा यहां तक? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं अपने पास, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, इन्वर्टेड भी और रिटेंशन भी। ये आपका रिएक्टेंट था और ये दो प्रोडक्ट्स बने अपने पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका इंटरमीडिएट है। एक्टिवेशन एनर्जी ये इतनी देनी पड़ेगी फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले से कम होगी और फाइनली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर होगा और यहां पे सॉल्वेंट आप पोलर प्रोटिक लोगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? ताकि वो चार्ज स्पीशीज को स्टेबलाइज कर सके। कार्बोकेटाइन बना था ना, उसको स्टेबलाइज कर सके। और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल का पावर 0 है, हैलाइड का पावर 1 है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों 1। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो इसलिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा। 3 डिग्री, इस पे गलती होती है, इस पे ध्यान दो जरा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री का स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से भी ज्यादा है, अलाइलिक से भी ज्यादा है। हालांकि अपने दिमाग में हमेशा ये होता है कि भाई रेजोनेंस है तो मतलब सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी। भले ही इसमें रेजोनेंस है, अलाइलिक में रेजोनेंस है, लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन इवन बेंजाइलिक एंड अलाइलिक। ये ऑर्डर याद रखना। 1 डिग्री के ऊपर आप कभी भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर सकते। 1 डिग्री के ऊपर कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म कर सकते। तो ना तो SN1 होगा, ना ही E1 होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हुए आपको ओवरऑल ऑर्डर बता रही हूं। यहां पे बैक बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। बैक बॉन्डिंग मतलब किस तरीके का? कि भाई किसी कार्बोकेटाइन के साथ कोई ऐसा एटम लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके का अगर कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। दूसरा होता है सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस कब होता है? जब कार्बोकेटाइन के साथ साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा हो। 3 सिग्मा रेजोनेंस मतलब 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स। फिर नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। जैसे कि ट्रोपिलियम आयन में 7 मेंबर्ड रिंग है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस पोजीशन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये रिंग एरोमेटिक बन जाता है।
पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है रिंग में, तो ये भी बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है। फिर 2 सिग्मा रेजोनेंस, फिर 1 सिग्मा रेजोनेंस, फिर नॉर्मल रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों में कंपटीशन में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड अलाइलिक। भले ही इसमें रेजोनेंस है पर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 9 कार्बन 9 हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन इसको आगे निकल जाता है। और पॉइंट्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो SN2 कर दे, लेकिन ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी देखा था रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल में डिपेंड करता ही नहीं है, सिर्फ हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉल्वेंट इसमें पोलर प्रोटिक लेना है ताकि वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सके। तो दिस इज अबाउट योर SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 में आई होप अब सारी क्लैरिटी आपको आ गई है। नेक्स्ट चलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन हैलोअरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना तो SN1 से जाता है ना ही SN2 से जाता है, ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, पर इस पे सब्स्टिट्यूशन होता है। सपोज हमने क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में ये रिएक्शन भी होता है, पर इसका मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट होता है। और इसके मैकेनिज्म के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होंगे तो वो इसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इसकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में ना नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जो कि रेजोनेंस करते करते पैरा पे भी पहुंच जाता है। तो इसीलिए ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो इसकी रिएक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं, जो कि हम इन दोनों रिएक्शन से देख सकते हैं। एक NO2 लगाया पैरा पे, देखो टेम्परेचर कम हो गया, पहले 623 चाहिए था, अब सिर्फ 443 चाहिए, रिएक्टिविटी बढ़ गई है। सिमिलरली अगर 2 लगा दिए NO2 ग्रुप्स, ऑर्थो पे भी एक पैरा पे भी एक, तो रिएक्टिविटी और बढ़ गई, टेम्परेचर और कम चाहिए आपको। सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन हैलोअरीन्स। नेक्स्ट चलते हैं अपना अनदर मेजर चंक ऑफ दिस चैप्टर, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एल्काइल हैलाइड्स, ये 2 टाइप की रिएक्शन सबसे ज्यादा दिखाते हैं और क्वेश्चंस भी इसी में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपने ये चारों मैकेनिज्म्स को अच्छे से कर लिया है, आपके 50% क्वेश्चंस तो इसी में से होंगे। तो इसमें E2 को देखते हैं सबसे पहले। E2 मतलब, अच्छा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजनेशन कर रहे हो। डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन को और एक हैलोजन को रिमूव कर रहे हो आप कंपाउंड में से, जिससे कि डबल बॉन्ड जनरेट होता है। ये कार्बन, इसके साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, बाकी के सारे ग्रुप्स जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को रिमूव कर देना आपने और यहां पे डबल बॉन्ड लगा देना। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके 2 मैकेनिज्म्स हैं आपके पास, E1 और E2। पहले E2 को देखेंगे। जैसे SN2 मतलब कंसर्टेड मैकेनिज्म, वैसे ही E2 मतलब कंसर्टेड मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में होगा, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। बेस आएगा, वो हाइड्रोजन को ले गया, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये सारी चीजें एक ही साथ एक ही स्टेप में हो जाएंगी। बेस ने हाइड्रोजन ले लिया, लीविंग ग्रुप निकल गया और इन दोनों कार्बन्स के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। ये सारी चीजें एक ही साथ हुई, एक ही स्टेप में, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। और कंसर्टेड मैकेनिज्म में हमेशा आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, यहां जहां से आपने शुरू किया, बेस आया, बेस धीरे धीरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करेगा। इन दोनों कार्बन्स के बीच में धीरे धीरे यहां पे पाई बॉन्ड जनरेट होना शुरू होगा। ये लीविंग ग्रुप धीरे धीरे यहां से निकलना शुरू करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा। फॉर दिस टू हैपन,
इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, दैट इज लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये पेरीप्लेनर होने चाहिए। पेरीप्लेनर कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका लीविंग ग्रुप, इनके बॉन्ड्स सेम प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए ये। और दूसरा पॉइंट, दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। यहां पे देखो इस कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड इधर निकल रहा है, लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड उधर जा रहा है, तो इस तरीके से ऐसे एंटी पोजिशन में होने चाहिए दोनों बॉन्ड्स। ये दो कंडीशंस अगर होंगी तभी E2 हो पाएगा, नहीं तो E2 नहीं कर सकते हो आप, अदरवाइज E2 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो इसको इस तरीके से ट्रांजिशन करके ना पाई बॉन्ड बनाना है। मिस किया, फिर से दिखा रही हूं आपको, देखो ये था आपके पास एल्काइल हैलाइड, बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और फाइनली इस तरीके से इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाना है, लीविंग ग्रुप को निकल जाना है, हाइड्रोजन को निकल जाना है। तो फॉर द इजी फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा ना, हेड ऑन ओवरलैप तभी हो पाएगा ना, अगर ये दोनों p ऑर्बिटल्स इस तरीके से एक दूसरे से पैरेलल हो। तो इसीलिए पेरीप्लेनर चाहिए और एंटी चाहिए एक दूसरे के, तभी वो ऐसे बॉन्ड बना पाएंगे, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो पाएंगे। ज्यादातर इसमें सेडजेफ प्रोडक्ट ही बनता है मेजर। सेडजेफ प्रोडक्ट याद है आपको, एक होता है हॉफमैन, एक होता है सेडजेफ। सेडजेफ इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन। ये क्या करता है, ये गरीब को और गरीब बनाता है। मतलब कि जिस कार्बन के पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है, ये उसी से हाइड्रोजन लेके एल्कीन बनाएगा। हॉफमैन क्या करता है, ये काफी कम्युनिस्ट टाइप का बंदा है, सोशलिस्ट टाइप का बंदा है, सब में समानता में बिलीव करता है ये क्या करता है, ये उससे हाइड्रोजन लेगा जिसके पास ज्यादा है। तो ये दो टाइप की एल्कीन्स पॉसिबल हैं। मतलब मान लो आपके पास एक कार्बन है, इसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके लेफ्ट और राइट दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तरफ तो 2 हाइड्रोजन हैं, दूसरी तरफ तो 3 हाइड्रोजन हैं। तो हॉफमैन क्या बोलेगा, हॉफमैन बोलेगा कि भाई जिसके पास ज्यादा है तुम उससे लो, और डबल बॉन्ड को कहां बनाओ, यहां पे बनाओ, यहां पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए। सेडजेफ क्या बोलेगा कि भाई जो गरीब है उसी से छीन लो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है तुम उसी से और हाइड्रोजन को ले लो, और डबल बॉन्ड कहां बनवाएगा सेडजेफ यहां बनवाएगा। तो ये दो टाइप की एल्कीन्स पॉसिबल हैं। तो E2 मैकेनिज्म में इन जनरल सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर होता है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट कोई है नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखें जरा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, हैलाइड पे भी बेस पे भी। ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी 2 है। रिएक्टिविटी इस बार स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर डिपेंड करती है। एल्कीन कब ज्यादा स्टेबल होती है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर जितने ज्यादा कार्बन जुड़े होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर जितने ज्यादा कार्बन्स और जुड़े होंगे, एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो इसीलिए 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, और 1 डिग्री का बहुत ही कम। 1 डिग्री का तो इतना कम होता है, E2 इसके ऊपर बहुत ही कम होता है, वेरी लिमिटेड। इसमें ना जनरली हम कंपैरिजन करते हैं अपने दिमाग में कि SN2 और E2 ये दोनों तो एक जैसे हैं, पर इस पॉइंट पे आके ये डिफरेंट हो जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का। SN2 में बिल्कुल ऑपोजिट था इसका ऑर्डर। एलिमिनेशन में E1 और E2 दोनों में ही 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। हम SN2 और E2 को पैरेलल चलाते हैं, पर इस पॉइंट का ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री इज ग्रेटर फॉर E2। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्योंकि देखो इस रिएक्शन में आप डीहाइड्रोहैलोजनेशन कर रहे हो ना, मतलब हाइड्रोजन को निकालना इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अगर आप हाइड्रोजन की जगह पे उसकी कोई आइसोटोप्स रखोगे तो फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है, हेवियर आइसोटोप का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हेवियर आइसोटोप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ये जो ऑर्डर है वो किस चीज का है, वो रेट ऑफ रिएक्शन का है।
हेवी आइसोटोप कम रेट। और लास्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2। E2 के लिए भी वो ऐसा बेस होना चाहिए जो वेट नहीं करे, फटाफट से जाके रिएक्शन कर दे। तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज्ड जैसे कि अल्कोहलिक KOH, RO- एंड ROH, NaNH2, इस टाइप के बेसिस E2 को फेवर करते हैं। अब हम देखते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट जनरली बनता है, पर ऐसे कौन से केसेस हैं जब हॉफमैन प्रोडक्ट फेवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रिविजिट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हॉफमैन प्रोडक्ट कब फेवर होता है? पहली कंडीशन, अगर कभी भी हॉफमैन एल्कीन से आप कोई एक कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट जनरेट कर पा रहे हो, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसे करके कुछ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप हॉफमैन प्रोडक्ट बनाओगे। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो एल्कीन बने प्रोडक्ट में वो हाईली स्टेबल हो। तो कॉन्जुगेशन से अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो आप हॉफमैन बनाओ। सेडजेफ में ऐसा क्या खास है? दूसरी पॉसिबिलिटी, जब आप बल्की बेस यूज करते हो, जैसे कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। कभी भी आप अगर ऐसे बड़े बड़े बेसिस देखो लगे हुए एरो के ऊपर, तो समझ जाओ आपको क्या करना है, आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। एलिमिनेशन E2 से ही होगा, पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और लास्ट, अगर लीविंग ग्रुप बहुत पुअर हो, इवन इन दैट केस हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। इसको हम अभी इलैबोरेट करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है दैट इज HEM, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इसमें वो चीज यूज होगी जो हमने नाइट्रोजन वाले सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। मान लो कि मेरे पास एक अमाइन है, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर मैंने एक एल्काइल हैलाइड के ऊपर इसको डाला तो ये सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से यहां पे अटैक करेगा और यहां से आयोडाइड निकल जाएगा। सही बात है ना? और ये कब तक करेगा? जब तक कि इसके सारे के सारे लोन पेयर्स एकदम एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। यहां पे एक लोन पेयर था तो वो पहला सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो हाइड्रोजन निकल गया, एक मिथाइल ग्रुप आ गया। तो अभी भी एक लोन पेयर बाकी है और हमने इसको एक्सेस में लिया हुआ है, तो ये फिर से अटैक करेगा और एक और मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। ये बन गया अपने पास। दिस इज योर कंपाउंड इन द फर्स्ट स्टेप। अब ये एक अच्छा रिएजेंट बन गया, अच्छा सबस्ट्रेट बन गया। किसके लिए? एलिमिनेशन के लिए। किस टाइप का एलिमिनेशन? इस बार इस पे हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। कैसे, जरा याद दिला दूं, पीछे चलते हैं। लीविंग ग्रुप अगर पुअर हो तो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, और NR3 पॉजिटिव इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। अब मैं दिखाती हूं NR3 पॉजिटिव कैसे बन गया। देखो, अगर मैं कोई भी एक कार्बन ले लूं, लेट्स से ये वाला कार्बन ले लिया हमने, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसके पास 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये आपका R, ये आपका R, ये आपका R, और पॉजिटिव चार्ज। तो नाउ दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, तो इसलिए इसके ऊपर हॉफमैन एलिमिनेशन हो सकता है। तो मतलब ये आपका वो कार्बन है जिसके साथ एक पुअर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। एलिमिनेशन करने के लिए क्या था? एक कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप, दूसरे के साथ हाइड्रोजन, इन दोनों का एलिमिनेशन हो जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसी चीज को यहां पे देखने की कोशिश करो। ये रहा कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, इसके और नेक्स्ट कार्बन के साथ यहां पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इनके बीच में एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं हम यहां पे, और ये प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ में? हमने यहां से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, लिविंग ग्रुप निकल गया, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये लिविंग ग्रुप निकल गया, इसके और इसके बीच में एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। देखो यहां से एक हाइड्रोजन भी निकाला है हमने। ये समझ में आया? दिस इज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अब इसमें एक और पॉइंट आपको समझाती हूं मैं।
हाउ टू डिसाइड कि नाइट्रोजन के साथ जो 4 कार्बन जुड़े हुए थे उसमें से कहां पे एलिमिनेशन करना है आपको। हमने यहां पे एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे भी तो लग सकता था, यहां पे भी तो लग सकता था, तो वो कैसे डिसाइड करें कि कहां पे लगेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या मार्क कर लेना है, आपको इस कंपाउंड के अंदर जितने भी अल्फा कार्बन्स हैं सबसे पहले आप उनको मार्क कर लोगे। अल्फा कार्बन्स मतलब लीविंग ग्रुप जिसके ऊपर जुड़ा हो वो वाला कार्बन अल्फा है। लीविंग ग्रुप कौन है, नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन अपनी बाकी की सारे एल्काइल ग्रुप्स के साथ वो लीविंग ग्रुप है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन, ये अल्फा हो गया, पहला कार्बन अल्फा हो गया, पहला कार्बन अल्फा हो गया, पहला कार्बन अल्फा हो गया। 4 अल्फा कार्बन पॉसिबल हैं। एलिमिनेशन किस किस के बीच में होना है, अल्फा एंड बीटा कार्बन, मतलब जिसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और बगल वाला कार्बन जहां से हाइड्रोजन निकलेगा दैट इज बीटा। तो अल्फा के साथ जुड़ा हुआ ये हो गया बीटा, अल्फा के साथ जुड़ा हुआ ये हो गया बीटा। इनके पास तो बीटा है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेशन कर ही नहीं सकते। और देखो जरा, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इनको मार्क नहीं कर रही हूं, लेफ्ट साइड वालों को मैं मार्क नहीं कर रही हूं। इधर ध्यान दो, अभी इसमें मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं अल्फा और बीटा 1 के बीच में एलिमिनेशन कर दूं और यहां डबल बॉन्ड लगा दूं, या फिर मैं अल्फा और बीटा 2 के बीच में एलिमिनेशन कर दूं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं। वो कैसे चूज करना है आपको, वो चूज करना है बेस्ड अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। किसके ऊपर, ऑन बीटा कार्बन। जिस भी बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा उस पे एलिमिनेशन करोगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि 3 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा। तो ये एक 2 डिग्री है, ये एक 1 डिग्री है, तो हम 1 डिग्री वाले पे ही एलिमिनेशन करेंगे, यानी यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, वही हमने बनाया। तो आप इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दोगे, किसको दे दोगे, नाइट्रोजन को दे दोगे। पॉजिटिव था, इस बॉन्ड को लेके अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। इस पे जनरली स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में, इसलिए हमने इस पे इतना टाइम स्पेंड किया। आई होप अब आपको इसमें कुछ भी डाउट्स नहीं बाकी है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट आपका एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है E1। इस बार कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब इस बार हमें एक ऐसा बेस चाहिए जो शांति से पहले बैठे, लीविंग ग्रुप को निकलने दे, फिर उसके बाद जाके अटैक करे। मतलब हमें इस बार वीक बेस चाहिए। 2 स्टेप मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप निकलेगा, दूसरे स्टेप में बेस हाइड्रोजन को लेके जाएगा और इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो लीविंग ग्रुप निकलने के बाद यहां पे देखो खाली p ऑर्बिटल बचा है, खाली p ऑर्बिटल यानी कि कार्बोकेटाइन, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बन गया तो 2 चीज तो हमें डेफिनेटली पता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही रेट को डिटरमाइन करेगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और यहां पे एक और चीज, ये जो पहला स्टेप है यही आपका RDS है, लीविंग ग्रुप का निकल के कार्बोकेटाइन बना देना ही आपका RDS है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बेस आएगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा और इन दोनों के बीच में यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हैलाइड पे डिपेंड करता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी 1-1। रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में जाती है वो हम ऑलरेडी SN1 में बहुत डिटेल में देख चुके हैं, मैं आपको यहां पे फिर से रिमाइंड करा दूं सिंपल। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री के ऊपर कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसके ऊपर E1 भी नहीं होता है। इस बार कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है,
हाइड्रोजन इसमें भी निकालना है, पर इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप आइसोटोप चेंज कर रहे हो तो। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये आरडीएस का पार्ट नहीं है, ये तो फास्ट वाले स्टेप का पार्ट है। यहां से हाइड्रोजन का निकल जाना सेकेंड स्टेप तो फास्ट होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप हाइड्रोजन कैसा भी रखो, ड्यूटीरियम रखो, ट्रीटियम रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वीक बेस E1 को फेवर करता है। हमें ऐसा बेस चाहिए जो शांति से पहले वेट करे, लीविंग ग्रुप को जाने दे, उसके बाद अटैक करे। तो न्यूट्रल वाले जितने भी हैं वही सेम SN1 वाले ही हैं ये, तो न्यूट्रल वाले जितने भी हैं वो यूज होंगे। SN1 और E1 हमेशा आपस में कंपीट करते हैं। कौन डोमिनेट करेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर तो एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर यानी कि 60 डिग्री तक रख रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन। अब हमने चारों मैकेनिज्म्स कर लिए हैं। इन चारों मैकेनिज्म्स में डिसाइड कैसे करें कि भाई कौन सा कब यूज होगा, उसके लिए हम सबसे पहला पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो है सबस्ट्रेट। इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सबस्ट्रेट क्या क्या पॉसिबल है? या तो आप मिथाइल हैलाइड ले रहे हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर तो मिथाइल है तो इसने तो काम ही खत्म कर दिया, सिर्फ SN2 ही पॉसिबल है। ना इस पे E1 होगा, ना इस पे E2 होगा, और ना ही इस पे SN1 होगा। SN1 और E1 क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं है, और E2 भी नहीं होगा इस पे। 3 डिग्री देखे तो इस पे SN2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे पॉसिबल हैं। तो SN2 तो नहीं होगा, बाकी सारे पॉसिबल हैं। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तो आप E2 से करोगे। अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल किया है तो इसमें टेम्परेचर डिसाइड करेगा कौन सा मैकेनिज्म। हाई टेम्परेचर रख रहे हो तो E1, लो टेम्परेचर रख रहे हो तो SN1। एलिमिनेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा, सब्स्टिट्यूशन हमेशा लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर मतलब 60 डिग्री वाला, अप टिल 60 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, तो ना तो SN1 ना E1। बचा कौन कौन? SN2 और E2। ये आप टेम्परेचर पे डिसाइड कर लो। न्यूक्लियोफाइल जैसा भी हो, टेम्परेचर अगर हाई रखा है तो E2, और टेम्परेचर अगर लो रखा है तो SN2। न्यूक्लियोफाइल जैसा भी हो, वीक न्यूक्लियोफाइल रखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखा है, आपको E2 SN2 ही कराना है। और फाइनली आता है आपका सेकेंडरी हैलाइड। इस पे सारे पॉसिबल हैं, SN1, SN2, E1, E2। तो यहां पे हम सेग्रीगेशन करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब न्यूट्रल वाले, स्ट्रॉन्ग मतलब नेगेटिवली चार्ज वाले। अगर आपने वीक रखा है तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन। वीक किस किस को फेवर करता है? ये दोनों 1 वालों को फेवर करता है, SN1 एंड E1। तो हाई टेम्परेचर पे E1, लो टेम्परेचर पे SN1। और अगर स्ट्रॉन्ग रखा है आपने तो अगेन इस बार टेम्परेचर नहीं, इस बार डिसाइड होगा कि बेस लिया है या न्यूक्लियोफाइल लिया है। इनको कैसे सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है? बेस होगा तो E2, न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? एग्जांपल्स देखो इसकी। एल्कोहलिक KOH, RO माइनस एंड ROH, NaNH2, ये सब बेसेस हैं, हाईली रिएक्टिव। इनका काम है हाइड्रोजन को लेके जाना। और न्यूक्लियोफाइल्स कैसे दिखेंगे आपको? अजाइड आयन, या फिर एसिटेट आयन, या कोई भी कार्बोक्सिलेट, SR माइनस, CN माइनस, BR माइनस, I माइनस, या सिंपल OH माइनस। एल्कोहलिक OH माइनस है तो वो बेस बन गया, सिंपल OH माइनस है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी गई हैं उनका आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। RX के ऊपर KCN रखोगे तो साइनाइड बनेगा, AgCN रखोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। NO2, KNO2 रखा तो नाइट्राइट बनेगा, AgNO2 रखा तो नाइट्रो बनेगा। नाम लिख रही हूं मैं इनके, नाइट्रो एल्केन, और ये है एल्काइल नाइट्राइट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर आपने KCN लिया तो वो हाईली आयनिक इन नेचर होता है, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है
तो वही जाके हैलाइड पे अटैक करता है और आपको साइनाइड ही मिलता है। लेकिन अगर आप AgCN ले लोगे तो इसमें काफी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो इस बार अटैक नाइट्रोजन के लोन पेयर से होगा, तो वो अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। सिमिलरली KNO2 ये आयनिक होता है, इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वो विल बी एक्टिंग स्पीशी, उसका नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज मिल रही है आपको। लेकिन अगर आपने AgNO2 लिया तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर होगा, तो इसकी वजह से अटैक कौन करेगा, फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। तो यहां पे लिंकेज आपको नाइट्रोजन के थ्रू मिलती है, जिसको आप नाइट्रो ग्रुप बोलते हो। तो इन रिएक्शंस को याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। अगला अपना चंक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपेयर कैसे करते हैं, कोई भी हैलाइड लिया, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रखो इसको, RMgX बन जाएगा। क्या वाटर एक सूटेबल सॉल्वेंट है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, और क्या एसीटोन एक सूटेबल रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर करने के लिए ड्राई ईथर की जगह पे? इन दोनों क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे बेस्ड अपॉन इट्स रिएक्शंस। रिएक्शंस में सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट में ग्रिग्नार्ड क्या करता है। ग्रिग्नार्ड मतलब R-, हाईली रिएक्टिव, टिकता नहीं है ये, इसको जल्दी से जल्दी, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो मतलब यहां पे H पॉजिटिव होगा, इसको जल्दी से जल्दी रिएक्ट करना है, तो ये बिना किसी और चीज के साथ इंटरफियर किए सॉल्वेंट से प्रेम से जाके H+ लेगा और RH बना देगा। इसकी रिएक्टिविटी खत्म, आपका ग्रिग्नार्ड वेस्ट हो गया। तो अगर कभी भी आपके किसी भी रिएक्शन वेसल में थोड़ा भी पानी प्रेजेंट होगा तो ग्रिग्नार्ड खराब हो जाने वाला है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस में पानी का कुछ भी ट्रेस नहीं होना चाहिए। पानी नहीं, सिर्फ अमोनिया हो गया, इस टाइप के जितने भी प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो सब नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। ये इसका पहला रिएक्शन हुआ। H2O, अल्कोहल, मिथेनॉल, पर्टिकुलरली मिथेनॉल की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है अल्कोहल्स में, मिथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से भी ज्यादा होती है। या फिर टर्मिनल एल्काइन, अमोनिया या फिर फिनॉल, इन सब से ये सिर्फ प्रोटॉन लेके प्रेम से अपना एल्केन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कोई रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। HCHO R- जाएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, जो कि बाद में हाइड्रोलिसिस के थ्रू OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा आपके पास RCH2 और OH। नेक्स्ट स्टेप, यही अगर आपने कोई कीटोन ले लिया, यही अगर आपने कोई एल्डिहाइड ले लिया, तो अगेन आपके पास बस डिग्री चेंज होता जाएगा अल्कोहल का। ये तीनों रिएक्शंस को मैं एक साथ दिखा रही हूं। इन सब में जो रिएक्टिंग स्पीशी है दैट इज कार्बोनिल। ग्रिग्नार्ड जाएगा, इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, आपको मिलेगा RC सिंगल बॉन्ड O-, जो कि बाद में हाइड्रोलिसिस करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चाहे यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हों, इन दैट केस आपको एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर यहां पे एक हाइड्रोजन एक एल्काइल लगा है, इन दैट केस आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स हैं, इन दैट केस आपको एक टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। सब में सेम चीज हो रही है। इवन इनफैक्ट नेक्स्ट वाली रिएक्शन में पहले स्टेप में तो ये क्या करेगा, पहले क्लोरीन को हटाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और नेक्स्ट स्टेप में एडिशन रिएक्शन देगा अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो। अगर तो 1 इक्विवेलेंट डाला है तो यहीं पे आके रुक जाएगा रिएक्शन, पर अगर एक्सेस में लिया है तो आगे एडिशन भी दे देगा। CO2 के साथ एकदम सेम मैकेनिज्म, सेम है। R- आएगा, अटैक करेगा, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकी मैकेनिज्म्स को एक बार हाथ से लिख लो, दिमाग में ज्यादा घुसेगा। और रिएक्शंस देखते हैं। साइनाइड के केस में देखो, इसका मैं आपको मैकेनिज्म एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये था RC ट्रिपल बॉन्ड N,
आपने इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड डाला, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले स्टेप में ये इमाइड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। फिर जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज तो होगा ही और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कीटोन बन गया। और ग्रिग्नार्ड अगर एक्सेस में है तो इसके ऊपर एडिशन करके ये टर्शरी अल्कोहल भी बना देगा। यही ऊपर वाला रिएक्शन। और लास्ट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड ऑटो ऑक्सीडेशन होता है इसका और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड को एकदम सील्ड कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं, नहीं तो ये ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट है उसी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इस चैप्टर में, ट्राइहेलाइड्स में, क्लोरोफॉर्म और डीडीटी। इन दोनों की फॉर्मेशन की रिएक्शन हमें देखनी है बस। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इसको सिंथेसाइज करने के लिए आप हैलोफॉर्म रिएक्शन यूज करते हो। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? जब कभी भी आपके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे काम का सिर्फ CH3 डबल बॉन्ड हुआ है, इसके ऊपर अगर आपने X2 और OH माइनस रखा तो फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा और ये वाला पार्ट CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन को ही यूज कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर से शुरू करते हुए। ब्लीचिंग पाउडर पानी की प्रेजेंस में जाते ही OH माइनस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना देगा। तो जब आप इसको किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रखोगे जिसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है या ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, तो फिर यहां पे ये CHCl3 को सिंथेसाइज कर देगा। ये हुआ आपका क्लोरोफॉर्म। और लास्ट है DDT। दिस इज द कंपाउंड ऑफ DDT। DDT को सिंथेसाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज होता है, इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल बनता है क्लोरल हाइड्रेट से, जो कि होता है कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन और दूसरे कार्बन के ऊपर 2 OH। ये काफी रेयर कंपाउंड है, स्पेशल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एक तो ये स्पेशलिटी है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और दूसरी स्पेशलिटी क्लोरल हाइड्रेट की क्या है कि यहां पे एक कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हुए हैं और ये फिर भी स्टेबल है। नहीं तो एक कार्बन पे अगर 2 OH होते हैं तो वो इमीडिएटली वाटर को रिमूव कर देता है और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है, पर यहां पे स्टेबल है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज अ स्टेबल जेमिनल डायोल। इसी से बनता है ये क्लोरल। ये क्या था? दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट से बनता है क्लोरल, जो कि क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके DDT बना देता है। DDT में क्या हुआ? देखो, क्लोरल के ऊपर ये जो C डबल बॉन्ड O था ना, ये निकल गया और इसकी जगह पे क्लोरोबेंजीन लग गए पैरा पोजीशन से। दिस इज DDT। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी रिएक्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। अब आप सारे क्वेश्चंस को स्मूथली कर पाओगे। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट्स में कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी कमेंट्स है तो यू कैन प्लीज गो अहेड। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।